और कल्पना कीजिए कि घर का कोई खाली कमरा जिसे शायद आप कबाड़ रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ 30 दिनों में एक मुनाफे वाले कारोबार में बदल जाए। और वो भी बहुत ही कम लागत में। हाँ, और बिना किसी पिछले तजुर्बे के। आज हमारे पास जो स्रोत है वो ऑयस्टर मशरूम की खेती पर एक कमाल की प्रैक्टिकल गाइड है। इसका शीर्षक है फ्रॉम स्पेयर रूम टू प्रॉफिटेबल फार्म इन 30 डेज। आज हम इस 30 दिन के ब्लूप्रिंट की सिर्फ परतें नहीं खोलेंगे, बल्कि इसके पीछे जो आइडिया है उसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतना कामयाब क्यों है। और ये मॉडल एक ऐसे वक्त में आया है जब लोग ताजे, मतलब केमिकल फ्री और स्थानीय तौर पर उगाए गए खाने को लेकर बहुत जागरूक हो गए हैं। सही बात है। तो ये गाइड सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि एक पूरा आजमाया हुआ स्टेप बाय स्टेप सफर है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी और रफ्तार में है ना? बिल्कुल। ये उन दो सबसे बड़ी रुकावटों को ही हटा देता है जो किसी को भी अपना काम शुरू करने से रोकती हैं। बहुत सारा पैसा और सालों का इंतजार। हाँ। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। गाइड की सबसे पहली और आकर्षक बात यही है कि शुरुआत करना मतलब बहुत आसान लगता है। कोई बड़ा लोन नहीं, कोई महंगी जमीन नहीं, बस 3 चीजों पर जोर दिया गया है। एक छोटा कमरा, 15 से 20 ग्रो बैग्स और कुछ बहुत ही बुनियादी सामान। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? यहीं पर इस गाइड का नजरिया बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये मानकर चलता है कि आपके पास कोई अनुभव नहीं है। इसका मूल मंत्र है नो एक्सपीरियंस नो प्रॉब्लम। अच्छा। स्रोत के मुताबिक ऑयस्टर मशरूम की खेती के जो सिद्धांत है वो बहुत सीधे हैं। असली चुनौती खेती के ज्ञान में नहीं बल्कि अनुशासन में है और सही माहौल बनाने में। और ये कोई भी सीख सकता है? हाँ, कोई भी 30 दिनों के केंद्रित प्रयास से इसे सीखा जा सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने हिम्मत करके शुरुआत कर दी, तो ये 30 दिन का सफर असल में दिखता कैसा है? गाइड इसे 4 हिस्सों में बांटती है, जो एक साफ रोड मैप की तरह लगता है। बिल्कुल। पहला चरण, जो दिन 1 से 5 तक चलता है, वो है फाउंडेशन और सेटअप। हाँ, और ज्यादातर लोग यहीं पर पहली गलती करते हैं। गाइड के अनुसार ये सिर्फ कमरा साफ करने के बारे में नहीं है। तो फिर क्या है? ये उस कमरे को एक क्लीन रूम बनाने के बारे में है। मतलब मशरूम के लिए एक तरह का ऑपरेशन थिएटर। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर। हाँ, देखिए, ऑयस्टर मशरूम का सबसे बड़ा दुश्मन है हवा में मौजूद दूसरे फंगस या बैक्टीरिया। अगर वो आपके ग्रो बैग में पहुंच गए तो बस सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। समझ गया। तो ये सिर्फ झाड़ू पोंछा नहीं है, ये तो एक तरह की साइंटिफिक तैयारी हुई। स्रोत में इसका कोई खास तरीका बताया गया है? बिल्कुल। गाइड में एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तकनीक का जिक्र है। दीवारों और फर्श को क्लोरीन या डेटॉल के हल्के घोल से साफ करना। ठीक है। और दरवाजे खिड़कियों की दरारों को सील करना ताकि बाहरी हवा सीधे अंदर ना आए। आप एक तरह से मशरूम के लिए एक सुरक्षित नर्सरी तैयार कर रहे हैं, जहां कोई बाहरी कीटाणु उन्हें बीमार न कर सके। बिल्कुल। ये 5 दिन की मेहनत आगे के 25 दिन बचाती है। ठीक है, तो पहले 5 दिनों में हमने कमरे को एक मिनी लैब जैसा बना लिया। अब हमारे पास ग्रो बैग्स हैं, सबस्ट्रेट है। अगला कदम क्या है? यहां से असल विज्ञान शुरू होता है ना? हाँ। दूसरा चरण है इनोक्यूलेशन और इंक्यूबेशन, दिन 6 से 15 तक। ये इनोक्यूलेशन शब्द सुनने में थोड़ा डरावना सा लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शब्द तकनीकी जरूर है, पर प्रक्रिया बहुत सरल है। कैसे? इसे ऐसे समझिए जैसे आप सब्जी में मसाला मिला रहे हो। सबस्ट्रेट, जो कि भूसा या लकड़ी का बुरादा हो सकता है, वो मशरूम का भोजन है, और स्पॉन यानी मशरूम के बीज वो मसाला है। अच्छा। इसके बाद शुरू होता है इंक्यूबेशन। इस दौरान आप इन बैग्स को एक अंधेरे शांत कमरे में रख देते हैं। और इस दौरान होता क्या है बैग्स के अंदर? यहीं पर मशरूम का असली इंजन, जिसे माइसीलियम कहते हैं, वो अपना काम शुरू करता है। माइसीलियम? हाँ, माइसीलियम एक सफेद धागे जैसा नेटवर्क होता है जो पूरे सबस्ट्रेट में फैलता है। इसे आप मशरूम की जड़ें समझ सकते हैं। ओके, जैसे पेड़ की जड़ें जमीन में फैलती हैं। बिल्कुल, वैसे ही माइसीलियम पूरे सबस्ट्रेट पर कब्जा करके उसे एक ठोस केक में बदल देता है। गाइड कहती है कि 10-12 दिनों में आपका पूरा बैग अंदर से सफेद हो जाना चाहिए। और ये एक अच्छा संकेत है। हाँ, ये इस बात का संकेत है कि आपकी फसल सेहतमंद है और अगले चरण के लिए तैयार है। वाह, तो अब हमारे बैग सफेद हो चुके हैं और उनमें जान आ गई है। अब आता है तीसरा और शायद सबसे रोमांचक चरण, फ्रूटिंग और ग्रोथ, दिन 16 से 25। यहीं पर हमें मशरूम दिखने शुरू होते हैं ना?
गाइड इसे सबसे क्रिटिकल यानी महत्वपूर्ण चरण बताता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ की सीक्रेट सॉस है शॉक। शॉक? कैसा शॉक? देखिए, माइसीलियम जब पूरे सबस्ट्रेट में फैल जाता है तो वो बहुत आरामदायक स्थिति में होता है। उसे मशरूम उगाने की कोई जल्दी नहीं होती। अच्छा। आपको उसे ये संकेत देना होता है कि अब फल देने का समय आ गया है। इसे फ्रूटिंग ट्रिगर कहते हैं और गाइड के अनुसार ये 3 चीजों से होता है। तापमान में हल्की सी गिरावट, ताजी हवा का झोंका और नमी में बढ़ोतरी। मतलब आप असल में बसंत के बाद वाली पहली बारिश के मौसम की नकल कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो एक तरह से प्रकृति को धोखा दे रहे हैं। क्या गाइड में कोई खास टिप दी गई है कि ये कैसे करें? हाँ, और ये शायद इस गाइड की सबसे कीमती जानकारी में से एक है। स्रोत में बताया गया है कि कमरे का तापमान रात भर के लिए सिर्फ 2-3 डिग्री सेल्सियस गिराने। सिर्फ 2-3 डिग्री? हाँ, और दिन में 2-3 बार ताज़ी हवा के लिए पंखा चलाने से मशरूम की पैदावार दोगुने हो सकती है। इसे कोल्ड शॉक कहते हैं। अच्छा। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो एक शौकिया उगाने वाले को एक प्रोफेशनल किसान से अलग करती हैं। इसी चरण में बैग्स में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं जहां से मशरूम के पिन हेड्स बाहर निकलना शुरू होते हैं। और कुछ दिनों में वो पूरी तरह से तैयार मशरूम बन जाते हैं। बिल्कुल। और फिर आता है चौथा और आखिरी चरण, दिन 26 से 30, हार्वेस्ट और मार्केट। महीने के आखिर तक आपकी मेहनत फल दे चुकी होती है। हाँ, और ये देखना बहुत संतोषजनक होता होगा। जिस चीज को शून्य से शुरू किया वो अब एक बेचने लायक उत्पाद बन गया है। सही बात है। और यहाँ भी एक तकनीक है। गाइड के अनुसार मशरूम को तब तोड़ना सबसे अच्छा होता है जब उसके किनारे सीधे होने लगे लेकिन पूरी तरह से चपटे ना हुए हों। ऐसा क्यों? अगर आप सही समय पर तुड़ाई करते हैं तो उनकी शेल्फ लाइफ और बाजार में कीमत दोनों बेहतर मिलती है। और एक ग्रो बैग आपको एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार फसल दे सकता है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये गाइड सिर्फ मशरूम उगाने पर खत्म नहीं होती। नहीं, ये एक व्यवसाय बनाने की बात करती है। और इसने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही है कि ताजे स्थानीय ऑयस्टर मशरूम के लिए बाजार में भूख है। मतलब आपको ग्राहक ढूंढने की चिंता नहीं करनी है, वो पहले से ही मौजूद हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली बयान है ना? हाँ, ये तो ज्यादातर नए बिजनेस की सबसे बड़ी मुश्किल को ही खत्म कर देता है। आपको बाजार बनाना नहीं है, आपको बस मौजूदा बाजार तक पहुंचना है। गाइड में 3 मुख्य खरीदारों की पहचान की गई है। कौन कौन? पहले, रेस्टोरेंट्स और कैफे जो हमेशा ताजी और अनोखी सामग्री की तलाश में रहते हैं। दूसरा, स्थानीय किसान बाजार जहां लोग सीधे उगाने वाले से खरीदना पसंद करते हैं। और तीसरा, सीधे ग्राहकों को बेचना। हाँ, सीधे ग्राहकों को ऑनलाइन या सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए। और मुझे लगता है कि यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बिकता, प्रोडक्ट के साथ एक कहानी भी बिकती है ना? बिल्कुल, यही तो इस मॉडल का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। आप सिर्फ मशरूम नहीं बेच रहे, आप एकदम ताजे, आज सुबह तोड़े गए, आपके ही शहर में उगाए गए, बिना किसी केमिकल के मशरूम बेच रहे हैं। बिल्कुल सही। और ये कहानी बड़े सुपरमार्केट में मिलने वाले हफ्तों पुराने मशरूम से आपको मीलों आगे कर देती है। लोग इस कहानी के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। सही बात है। इसमें आगे बढ़ने की बात भी की गई है। मतलब 20 बैग एक अच्छी साइड इनकम हो सकती है, लेकिन कोई इसे एक फुल टाइम मुनाफे वाले व्यवसाय में कैसे बदल सकता है? गाइड में स्केलिंग यानी कारोबार को बढ़ाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका बताया गया है। अच्छा। ये सिर्फ ज्यादा कमरे लेने के बारे में नहीं है, ये रोलिंग हार्वेस्ट की योजना बनाने के बारे में है। रोलिंग हार्वेस्ट वो क्या होता है? मतलब आप हर हफ्ते 5 नए बैग इनोकुलेट करें। इससे होगा ये कि चौथे हफ्ते के बाद आपके पास हर हफ्ते बेचने के लिए एक ताज़ा खेप तैयार होगी। वाह। ये आपको एक भरोसेमंद सप्लायर बनाता है जो रेस्टोरेंट्स और नियमित ग्राहकों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक छोटे से ऑपरेशन को एक स्थायी व्यवसाय में बदल देता है। तो इसका कुल मतलब क्या है? जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो ये ब्लूप्रिंट घर से एक छोटा व्यवसाय शुरू करने का एक अविश्वसनीय रूप से व्यावहारिक और संरचित तरीका पेश करता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे कम लागत, कम जगह और बिना अनुभव के भी 30 दिनों के भीतर एक विचार को एक ठोस बेचने लायक उत्पाद में बदला जा सकता है। दरअसल ये मॉडल सिर्फ मशरूम से कहीं बढ़कर है। ये माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, शहरी खेती और स्थानीय खाद्य आंदोलन का एक बेहतरीन केस स्टडी है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे घरों में बेकार पड़ी जगहों जैसे कि एक खाली कमरा,
बेसमेंट या गैराज का इस्तेमाल आय के एक स्रोत में किया जा सकता है। को शहर से मीलों दूर खेत की जरूरत नहीं है। आपका फार्म आपके ग्राहकों के पड़ोस में हो सकता है ना? हाँ, इससे न सिर्फ परिवहन लागत और कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, बल्कि उत्पाद की ताजगी की गारंटी भी मिलती है। और इसका एक सामाजिक प्रभाव भी है। बिल्कुल है। ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, लोगों को उनके भोजन के स्रोत से जोड़ता है और ये दिखाता है कि आत्मनिर्भरता छोटे पैमाने पर भी हासिल की जा सकती है। और ये सब एक छोटे से कमरे में शुरू होता है। हाँ, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये गाइड ऑयस्टर मशरूम पर केंद्रित है, जिन्हें शुरुआती लोगों के लिए उगाना सबसे आसान माना जाता है। और ये मुझे सोचने पे मजबूर करता है, इसी छोटे स्थान और कम निवेश वाले मॉडल का इस्तेमाल करके और कौन सी कीमती और खास फसलें उगाई जा सकती हैं। अच्छा सवाल है। शायद कुछ खास तरह की जड़ी बूटियां या माइक्रोग्रीन्स हो सकता है। और अगर हम इस विचार को और आगे ले जाएं, तो इस तरह के शहरी खेती का हमारे भोजन की आपूर्ति के भविष्य के लिए क्या मतलब हो सकता है? क्या हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जहां हमारे शहर सिर्फ भोजन के उपभोक्ता न हो, बल्कि उसके महत्वपूर्ण उत्पादक भी बने, जहां हर इमारत में एक छोटा फार्म हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसकी शुरुआत शायद ऐसे ही किसी एक खाली कमरे से होती है।